नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, श्री दर्शन विद्यालय रतनपुर तरफથી આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું। ગયા ક્લાસની અંદર આપણે મહાકવિ કાલિદાસના જીવન પ્રબંધ વિશે વાત કરી। મહાકવિ કાલિદાસના 7 ગ્રંથો વિશે આપણે વાત કરી। એમનું જીવન એટલે કે એમનો જન્મ, એમના લગ્નની વાત આપણે કરી। આજે આપણે છે 21મું જે ચેપ્ટર છે ક્રાંતિकारी शेखर का बचपन, जो अग्नि नामक एक लेखक है यानी कि सच्चिदानंद हीरानंद पादशाह यानी कि अग्नि, उनकी रचना एक क्रांतिकारी शेखर का जन्म 1940 में गांधी जी का जो असहयोग आंदोलन हुआ था उसमें स्वदेशी वस्तु के प्रति जो लगाव और विदेशी वस्तु के प्रति बहिष्कार के माध्यम से शेखर का भी जीवन इसके आधार पर चलता है। यह हम आज देखने वाले हैं कि आधुनिक हिंदी काव्य धारा में नई कविता के प्रमुख कवि एवं बहुचर्चित उपन्यासकार के रूप में अग्नि जी का नाम एवं प्रधान उल्लेखनीय है। उनका जन्म 9 मार्च 1911 में कस्बा यानी कि कुशीनगर में हुआ। बचपन का 1911-1915 में के समय लखनऊ में बीता। बचपन उनका कहाँ बीता था? या लखनऊ में बीता था। बाद में कुछ समय के लिए वे श्रीनगर और जम्मू में रहे। उन्होंने लाहौर के एक कॉलेज के बीएससी की पदवी प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। क्रांतिकारी दल में सक्रिय भाग लेने के कारण उन्हें कारागृह में भी रहना पड़ा। यह भी लेकर कारागृह में रह के आए हैं। उन्होंने सैनिक और विशाल भारत का संपादन भी किया। कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में भारतीय साहित्य और संस्कृति के अध्यापक के रूप में काम किया। अग्नि जी की विद्रोही व्यक्ति रहे हैं। विद्रोह उनके साहित्य की मूल चेतना है। विद्रोह यानी कि विदेशी वस्तु के प्रति जो अणुगम, जेने આપણે ગુજરાતીમાં કહીએ ને અણુગમો, तो ये अणुगमो એટલે કે विद्रोह उनकी साहित्य की मूल चेतना है, यानी कि मूल्य मुख्य भाव विद्रोह है उनकी चेतना। उनका उपन्यास शेखर एक जीवनी प्रेमचंद के गोदान के बाद सबसे महत्वपूर्ण उपन्यास माना जाता है। इसके अतिरिक्त उन्होंने नदी के द्वीप और अपने अजनबी उपन्यास भी लिखे हैं। वे हिंदी कविता में प्रयोगवादी आंदोलन के प्रवर्तक माने जाते हैं। इन्हें आंगन के पार द्वारा काव्यकृति पर साहित्य अकादमी के पुरस्कृत किया। कितनी नावों में कितनी बार पुस्तक पर ज्ञानी पुरस्कार प्राप्त किया है। भग्नदूत, चिंता, इत्तिल्यम, हरी घास पर क्षण, बावरा, अरी और फौना प्रभा में उनकी प्रमुख काव्य कृतियां है। उन्होंने तार सप्तकों का भी संपादन किया था। क्रांतिकारी शेखर का बचपन उनके सुप्रसिद्ध उपन्यास शेखर एक जीवनी भाग 1 का अंश है। यह उपन्यास यानी कि उपन्यास अंश है। 1940 में लिखा गया है। बचपन से लेकर कॉलेज जीवन तक का जीवन चरित्र है। शेखर का जीवन दर्शन स्वातंत्र्य की खोज लक्षित है। वह लील पर चलने वाले नहीं है, यानी कि जो रहा है उन पर चलने वाले नहीं है। शेखर का बचपन क्रांतिकारी विचारों से अभिभूत था। वह ब्रिटिश शासन का जबरदस्त विरोधी और स्वदेशी चीजों का चाहता। जो शेखर है बचपन से ही स्वदेशी जो वस्तु है, चीज वस्तु है, उनसे वह चाहता था। और जो विदेशी वस्तु है यानी कि ब्रिटिश शासन से वह सख्त विरोधी था। अंग्रेजी के बजाय हिंदी का हिमायती। बचपन से उसके जीवन का कुछ अंश उपन्यास इसमें संकलित है, यानी कि वह बचपन से ही हिंदी साहित्य में हिंदी उसे प्रिय थी, अंग्रेज से वह प्रिय नहीं थी। देखते हैं क्रांतिकारी शेखर का बचपन। असहयोग की यानी कि जिसमें सहयोग ना हो ऐसे असहयोग की एक लहर आई और देश में बह गया। शेखर भी उसे बहने की चेष्टा करने लगा। चेष्टा यानी कि प्रयत्न करने लगा, और जब नहीं बह पाया तब हाथों में खेकर अपने को बहने लगा। नाव के पानी में आगे ले जाना એટલે કે
જે નાહવું હોય એ લાકડા દ્વારા એ નાવને પાણીની અંદર ધકેલવાનું જે કામ કરે અને ખેકર કહેવાય, એટલે કે એ પણ આગળ એની અંદર હાલે છે શેમાં અસહયોગ આંદોલનની અંદર, એટલે કે એની સાથે જ નથી જોડી શકતો, બસ સ્વદેશી જે વસ્તુ હોય છે એની સાથે જોડાય છે। उसने विदेशी कपड़े उतार कर रख दिए, जो दो चार मोटे देशी कपड़े उसके पास थे वही पहनने लगा। बाहर घूमने मिलने जाना उससे छोड़ दिया, क्योंकि इतने देशी कपड़े उसके पास नहीं थे कि बाहर जा सके। प्राय दोपहर को वह ऊपर की एक खिड़की से पास जाकर खड़ा हो जाता है और बाहर देखा करता है। कभी दूर से जब बहुत से कंटों की समवेत पुकार उस पर पहुंचती। शेखर जो है वो बचपन से ही स्वदेशी में चाहना रखने वाले एक लेखक थे, एक बच्चा था। उसने जो विदेशी कपड़े थे वो उसको बहिष्कार कर देता है, और जो स्वदेशी उसके पास दो तीन कपड़े थे, इसलिए वो दोपहर पे बाहर जाना भी घूमना भी छोड़ देता है। गांधी की बोलबाला थी, दुश्मन का मुंह हो काला, ऐसी जो कहानी थी यानी कि पंक्ति थी वह भी वह दोहराने लगता है कि गांधी की बोलबाला दुश्मन का हो मुंह काला, संवेद यानी कि सामूहिक पुकार उस पर पहुंचते, यानी कि जो बाहर से जो असहयोग आंदोलन वाले जो लोग निकलते वो बोलते कि गांधी की बोलबाला दुश्मन का हो मुंह काला, तब उसके प्राण पुलकित हो जाते, पुलकित यानी कि प्रफुल्लित हो जाना, यानी कि हर्षित हो जाना। वह भी अपनी कीर्ति से पुकार उठता, यानी कि वह भी बोल उठता कि गांधी की बोलबाला दुश्मन का हो मुंह काला। साथ ही साथ आगे बढ़ के इसने आगे वह जा नहीं सकता था, घर से अनुमति नहीं थी कि, लेकिन अनुमति का न होना ही तो एक अंकुश था, लेकिन अनुमति ना મળે એ પણ એક અંકુશ છે, એટલે કે નિયંત્રણ, જેના નિયમ આપણે કહીએ નિયંત્રણ મૂકેલો હતો, जो निरंतर उसे कोई मार्ग ढूंढने के लिए प्रेरित किया करता था, लेकिन जो अंकुश लादा हुआ था वह भी उसे कहीं ना कहीं किसी मार्ग ढूंढना यानी कि प्रेरित कर रहा था कि तुम भी कुछ करो। माँ के अतिरिक्त सब लोग बाहर गए हुए थे, माँ ऊपर कोठे पर बैठी हुई थी। शेखर ने घर से सब कमरों में से विदेशी कपड़े बटोरे और नीचे एक खुली जगह ढेर लगा दिया। फिर लौंपे लाकर उनको, लौंपे यानी कि एक लैंप जो तेल से चलता हो, लैंप लाकर उन पर मिट्टी का तेल उलेला, तेल का पिया मकरों से पास रहता था, वहां जाने की हिम्मत नहीं हुई और आग लगा दी। आग एकदम भभक उठी यानी कि भड़कना। शेखर का आह्लाद यानी कि प्रशंसा से आनंद यानी कि आह्लाद कहवाय, तो शेखर का आह्लाद भी भभक उठा, यानी कि जिस तरह विदेशी कपड़े भड़क रहे थे उसी साथ शेखर का जो आह्लाद यानी कि वह भी प्रशंसा से भभक उठा। वह आग के चारों ओर नाचने लगा और गला खोलकर गाने लगा, गांधी की बोलबाला दुश्मन का हो मुंह काला। इस तरह वह अपनी स्वदेशी की जो चाहना है वहां पे दिखाई देती है कि छोटे से बच्चे होने के नाते भी घर में जो सारे विदेशी कपड़े हैं वो एकत्र करके वह जला लेता है, और उस आग में भड़बड़ बढ़ रहे विदेशी कपड़े के साथ वह भी प्रशंसा से भभक उठा है। और गांधी जी की जो कहानी जो पंक्ति है कि गांधी की बोलबाला दुश्मन का मुंह हो काला, इस तरह वह नाचने लगता है। थोड़ी ही देर में माँ आई और थोड़ी ही देर में शेखर के गाल पे मानो विदेशी हो गए, जलने लगे, लेकिन ढेर राख हो गया। लेकिन जो विदेशी कपड़े जलाए हुए थे वो राख हो जाते, लेकिन जब माँ आती है तब माँ उसे पीटती है, मारती है। शेखर के मन में विदेशी मात्रा से प्रति घृणा हो गई। शेखर के मन में, शेखर बचपन से ही उसके मन में विदेशी वस्तु के प्रति, विदेशी मात्रा के, विदेशी कोई भी चीज वस्तु के प्रति उन्हें घृणा हो जाती है। उसने देखा कि हमारे नस नस में विदेशी का प्रभुत्व ही नहीं है, आंतक भरा हुआ है, यानी कि हमारे नस नस में जो विदेशी का प्रभुत्व यानी कि अधिकता, प्रभुत्व अधिकार जिसे हम कहते हैं, तो वह आंतक भरा हुआ है। आंतक यानी कि हिंसक, जो हिंसक है, जो
जो हिंसा कर रहा है इसे हम हिंसक कहते हैं, आतंकी कहते हैं, तो वो हमारे नस नस में विद्वेष की भरा हुआ है। उसे पुरानी बातों भी याद आई और नई भी, उसे पुरानी यादें भी आई और नई भी। वह देखने लगा, उसे यह भी ध्यान नहीं हुआ कि पिता उसे घर में भाइयों से अंग्रेजी की बात करने को कह रहे थे। वह भी कई शैशव से अंग्रेजी बोलना जानता है, पर हिंदी अभी सीख रहा है। इसकी पहली आई ईसाई थी और अंग्रेजी की बोलती थी। उसका पहला गुरु जिसके साथ उसे दिन भर बिताना होता था एक अमेरिकन मिशनरी था, जो पढ़ता चाहे कुछ भी नहीं, दिन भर अंग्रेजी की शिक्षा को देता था। लेकिन शेखर को बचपन से घर में ही अंग्रेजी की शिक्षा, विदेशों की शिक्षा मिली जाती थी, उसे हिंदी में शिक्षा नहीं मिलती थी। उनकी जो पहली माँ थी वह भी ईसाई थी, वह भी इंग्लिश में बात कर रही थी, अंग्रेजी में बात कर रही थी। उनके पिताजी भी अंग्रेजी के माध्यम को ही बढ़ावा देते थे, उनके भाई भी अंग्रेजी बोलते, उनके पिताजी घर में अंग्रेजी से ही बात करते। लेकिन शेखर जी को ये पसंद नहीं था, वह हिंदी में ही आगे बढ़ना चाहते थे। अंग्रेजी को वह घृणा मानते थे, विदेशी वस्तुओं को वह घृणा मानते थे। उसी तरह विदेशी जो भाषा है वह भी वह सीखना नहीं जानते थे। जो हम सबसे पहले सीखते हैं तब वह अंग्रेजी उसकी मातृभाषा है और विदेशी उसकी माँ। उसके आत्म अभिमान को बहुत सूक्त धक्का लगा, यानी कि ठेस लगे। उसे मालूम होता है कि जो मातृभाषा में, यानी कि उन्होंने अंग्रेजी भाषा ही सीखी थी, इसलिए वह मानते हैं कि मेरी मातृभाषा अंग्रेजी है, मेरी माता भी विदेशी है, तो वह उसे अपनेपन से ठेस लगती है, यानी कि धक्का लगता है, जिसे वह घृणित समझता है, यानी कि घृणी यानी कि नफरत समझता है। उसी विदेशी को मां कहने को बाध्य हुआ, यानी कि विवेश हुआ। बाध्य होना यानी कि विवश होना, शब्द समूह विवेश होना यानी कि मुहावरे का अर्थ है बाध्य होना, यानी कि विवश हो जाना। उसने उसी दिन से बड़ी लगन से हिंदी पढ़ना आरंभ किया और चेष्टा से अपनी बातचीत में से अंग्रेजी शब्द निकालने लगा। अपने आत्मत्व में से विदेशी अभ्यास को दूर करने लगा, यानी कि उसे जो हिंदी भाषा नहीं आती थी, इसलिए वह मानता था कि मैं विदेशी हूँ, इसलिए वह अपने स्वदेशी बनने के लिए हिंदी भाषा सीखता है और जो अंग्रेजी भाषा है उसे वह लुप्त करता जा रहा है, यानी कि भूलता जा रहा है। और अपने हिंदी ज्ञान को प्रामाणिक करने के लिए और गांधी के प्रति श्रद्धा जिसे व्यक्त करने का और कोई साधन उसे प्राप्त नहीं था, यानी कि वह स्वदेशी है, उसके अंदर देशभक्ति है, वह स्वातंत्र्य के लिए कुछ करना चाहता है, ऐसा दिखाने के लिए, गांधी जी को दिखाने के लिए उसके पास और कोई साधन नहीं था। प्रकट करने के लिए उसके राष्ट्रीय नाटक लिखना आरंभ किया। राष्ट्रीय नाटक, राष्ट्र के प्रति जो नाटक लिखा जाता है उसे हम राष्ट्रीय नाटक कहते हैं। तो उसके प्रति वो गांधी जी को दिखाना चाहता था कि मेरे अंदर भी एक राष्ट्र के प्रति भावना है, एक राष्ट्र प्रेम मेरे अंदर बसा हुआ है। वह दिखाने के लिए वह राष्ट्रीय नाटक लिखना शुरू कर देता है। जीवन में देखे हुए एकमात्र खेल की स्मृति अभी ताजी थी कि उन्होंने जीवन में एक खेल देखा हुआ था, वह ताजा था, जो इसीलिए उसे लिखने में विशेष कठिनाई हुई नहीं। प्रस्तावना तो जो हाथोली केवल कहीं कहीं कुछ मामूली परिवर्तन करना पड़ा, यानी कि पहले से ही वह राजा हरिश्चंद्र की बात वह जानता था, कथा जानता था, इसलिए वह नाटक लिखने में उसे बहुत दिक्कत हुई नहीं, लेकिन थोड़ी सी दिक्कत हुई, लेकिन बहुत सारा परिवर्तन करना नहीं पड़ा। उसके बाद नाटक आरंभ हुआ। एक स्वाधीन लोकतंत्र भारत का विराट स्वप्न, स्वाधीन स्वातंत्र्य लोकतंत्र, लोको द्वारा लोको थकी जे तंत्र चलावવામાં આવે છે તેને આપણે લોકતંત્ર તરીકે ઓળખીએ છીએ। भारत का विराट स्वप्न जिससे राष्ट्रपति गांधी है, जो भारत का विराट स्वप्न है वह कौन है? तो वह है राष्ट्रपति गांधी है, और सिद्धि के लिए साधन है अनवरत, यानी कि लगातार, अनवरत यानी कि लगातार करता है, और गुनाई, विदेशी माल और मनुष्य का परित्याग और प्रत्येक अवसर पर दूसरा गाल आगे कर देना। सत्य हरिश्चंद्र को इंद्रलोक आरंभ से हटकर अंत में आ गया था।
अपने ऊपर शेखर की प्रतिभा द्वारा सूर्यास्त के सुनहरे टापू की छाव लेकर शेखर ने नाटक का अंतिम दृश्य तथा स्वाधीन और बाधाहीन बिना किसी रुकावट से यानी कि बाधाहीन भारत एक स्थूल आकार प्राप्त स्वप्न है। यानी कि जो विदेशी जो चीज वस्तु है उनके प्रति जो शेखर का जो घृणा है, जो उनके प्रति जो नफरत है वह यहाँ पे दिखाई देती है। वह किसी चीज वस्तु को, विदेशी चीज वस्तु को अपनाने के लिए तैयार नहीं थे और अन्य व्यक्ति को भी स्वीकारने के लिए मना कर रहे हैं कि अंग्रेजी भाषा नहीं बोलनी चाहिए, हमें अपनी मातृभाषा में बात करनी चाहिए, हमारी राष्ट्रीय भाषा जो हिंदी है उसमें बात करनी चाहिए, हम स्वदेशी है और हमें स्वदेशी वस्तु चीज वस्तुओं का अनुकरण करना चाहिए, ऐसा शेखर जी मानते थे। इसलिए उन्होंने राजा हरिश्चंद्र की बात से, गांधी जी की बात से सत्य के आचरण किया, एक गाल धर के दूसरा गाल दिखा देना, ऐसी भावना शेखर जी ने अपने अंदर डाल दी। नाटक पूरा हो गया। शेखर ने सुंदर देशी स्याही से उसकी प्रतिलिपि और तैयार की और उसे अपनी पुस्तकों के नीचे छिपा कर रख दी। और गांधी जी जो है, नाटक पूरा हुआ, शेखर ने सुंदर देशी स्याही से એટલે કે જે નાટક છે એ નાટક લખી નાખ્યું અને મસ્ત મજાના સારા અક્ષરે એ પોતાનું જે પુસ્તક છે એની નીચે એ મૂકી દેશે। पहले सप्ताह साहित्य का प्रयत्नों की गति उसे अभी याद थी, इसलिए उसने अपना यह नाटक यह अमूल्य रत्न किसी को नहीं दिखाया, सरस्वती को भी नहीं। और हर समय जब वहाँ जाता उसे मन में एक ध्वनि गूंजा करते थे, मैं शेखर हूँ, एक अपूर्व नाटक का लेखक चंद्रशेखर, और मैं अकेले ही बिना किसी की सहायता के अपने हाथों से उसका निर्माण किया है। स्वाधीन बाधाहीन भारत के उस चित्र का मैंने, यानी कि जो स्वाधीन है, जो बाधाहीन, जिससे किसी की बाधा न नड़े, ऐसी बाधाहीन को जो चंद्रशेखर है, ऐसे कहते हैं कि मैं ऐसा व्यक्ति हूँ। शेखर के पिता एक दिन के दौड़ यानी कि निरीक्षण के लिए जाना पड़ता है, जिसे दौड़ कहते हैं, और शेखर साथ था। बाकी को स्टेशन पर सामान रखकर पिता और पुत्र वेटिंग रूम में बाहर टहल रहे थे। शेखर कुछ आगे, पिता के पीछे। शेखर आगे था, उनके पिता उनके पीछे थे। उनके पिता को कुछ निरीक्षण के लिए बाहर जाना पड़ा था स्टेशन पे। शेखर और उनके पिताजी जाते हैं। अभी गाड़ी शुरू नहीं हुई थी, इसलिए शेखर और उनके पिताजी बाहर टहल रहे हैं। तभी पास से एक लड़का आया और शेखर की ओर अमुक होकर अंग्रेजी में बोला, तुम्हारा नाम क्या है? एक लड़का विदेशी कपड़े पहनकर, टोपी, जूता, शर्ट पहनकर शेखर के सामने आ जाता है और अंग्रेजी में शेखर का नाम पूछता है। तब अंग्रेजी में नाम पूछते ही शेखर का क्रोध समाहित नहीं होता, शेखर का क्रोध विस्फोट हो जाता है। शेखर ने सिर से पेट तक उसे देखा। लड़का एक अच्छा सा सूट पहने था, सिर पर अंग्रेजी टोपी और उसके स्वर में अहंकार था। शायद वह अपने अंग्रेजी ज्ञान का परिचय देना चाहता था। लेकिन जो लड़का उसका नाम पूछ रहा था वह शायद वह कहना चाहता था कि मैं अंग्रेजी जानता हूँ। ऐसा कहकर वह अपना ज्ञान प्रदर्शित करना चाहता था। शेखर को प्रश्न बुरा और अपमानजनक लगा। जो लड़के ने नाम पूछा था अंग्रेजी में, वह शेखर को अपना अपमानजनक लगा, इसलिए उन्होंने उत्तर नहीं दिया। पूछ लिए इसलिए नहीं दिया कि पीछे पिता थे और पिता की उपस्थिति में बात करते वह झिझकता था, यानी कि गुंजाऊ, जिना गुजर के गुंजाऊ हिचकाना। उस लड़के ने समझा उसका सामना करने वाला कोई नहीं है। यह लड़का शायद अंग्रेजी जानता ही नहीं था। उसने तनिक और रूप से कहा, मैं नहीं, डू यू गो टू स्कूल? मेरा नाम है, तुम स्कूल में पढ़ते हो? शेखर के पिता वहां न होते तो वह प्रश्न का उत्तर चाहे न देता, पर हिंदी में कुछ उत्तर अवश्य देता। उसके मन में यह संदेह उठ भी रहा था कि वह लड़का शायद कोई पाठ ही दोहरा रहा है, अंग्रेजी उतनी जानता नहीं है। और उसने घृणा से उस लड़के की ओर देखा, उत्तर भी नहीं दिया। जो शेखर के सामने जो अंग्रेजी माध्यम से जो लड़का आया हुआ था, वह घृणा उसके अंदर पैदा होती है उस लड़के के प्रति, क्योंकि शेखर जो है वह स्वदेशी में मानने वाला था, वह विदेशी में मानने वाला नहीं था। उस विदेशी जो चीज वस्तु से
उससे प्रति उनको घृणा थी, इसलिए इस लड़के के सामने भी घृणा से देखता है। तब वह लड़का चला जाता है। पिता के क्रुद्ध यानी क्रोध भरे स्वर ने कहा, शायद उस लड़के को जानने के लिए कि मेरा लड़का अंग्रेजी जानता है, जवाब क्यों नहीं देते। तब उनके पिताजी कहते हैं, तू उस लड़के का जवाब क्यों नहीं देता, तो जवाब दे के ऐसा बता दे कि तू भी अंग्रेजी जानता है। शेखर और भी चिढ़ गया और चुप हो गया। वह लड़का मुस्कुराकर आगे बढ़ गया, यानी कि मर्म हास्य रखकर वह चला जाता है। पिता ने कहा, इधर आओ। शेखर उनके पीछे वेटिंग रूम में आ गया और पिता ने उसका कान पकड़कर पूछा, जवाब क्यों नहीं दिया, मुंह टूट गया है। तभी ट्रेन आ गई और शेखर कुछ उत्तर देने से या उत्तर न देने से गुस्तखाई यानी कि अशिष्टता जिसे हम कहते करने से बच गया। दूसरे दिन घर पर पिता ने माँ से कहा, हमारे लड़के सब बुद्धू है यानी कि मूर्ख है, किसी के सामने तो बोल ही नहीं निकलता। शेखर ने सुन लिया, यानी कि पिता का जो रिमार्क है वह सुन लेता है। तो आज हमने जो देखा वह शेखर एक जीवनी उपन्यास जो पहला भाग है उसमें से वह लिया गया है। तो आज हमने शेखर पर विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के बारे में देखा कि शेखर के प्रति जो विदेशी वस्तु है उसका बहिष्कार करते हैं। उनके प्रति जो भूत का सवार होना, यानी कि जो शेखर है वह गांधी जी के प्रति असहयोग आंदोलन में जुड़ नहीं सकता, इसलिए स्वदेशी जो वस्तु है उनके प्रति उसके बहिष्कार करता है, उनके भूत सवार हो जाता है। वह सभी कपड़े को एकत्रित करके उन्हें जला देता है, मार पड़ती है, लेकिन वह विदेशी वस्तु को अपनाना नहीं जानता था। आगे बढ़ते घर में अंकुश, घर में अंग्रेजी माध्यम से ही शिक्षा दी जाती थी। अंग्रेजी में बोलना, अंग्रेजी वस्तु पहनना, अंग्रेजी कपड़े पहनना। तो विदेशी वस्तुओं के प्रति घर में अंकुश था, लेकिन शेखर कुछ कर नहीं पाता था। लेकिन जब भी मौका मिला तो सभी वस्त्रों को वह जला देता है। घर में विदेशी वस्तु की होली, मैंने कहा अंग्रेजी भाषा से घृणा, वो अंग्रेजी भाषा में ही उसे शिक्षा मिलती थी, वह हिंदी भाषा में शिक्षा नहीं मिलती थी, इसलिए अंग्रेजी भाषा से उसे घृणा हो जाती है, वह हिंदी भाषा सीख जाता है और जो अंग्रेजी भाषा है उनका जो शब्द है वह धीरे धीरे निकाल देता है। राष्ट्रीय नाटक लिखना, फिर गांधी जी को दिखाने के लिए कि उसके अंदर भी देश प्रेम है, देशभक्ति है, तो इसके लिए वह राष्ट्रीय नाटक में अपनी देशभक्ति, देश प्रेम दिखाता है। बाकी कुछ स्टेशन पर की घटना, यानी कि जो लड़का आया हुआ है वह अंग्रेजी में नाम पूछता है, इसलिए शेखर को वह घृणा उत्पन्न होती है और उस बच्चे को वह हिंदी में बात करता तो शेखर जवाब देता, लेकिन अंग्रेजी में बात करता है, इसलिए शेखर को पसंद नहीं है, इसलिए वह जवाब नहीं देता। पिताजी उसे डांटते हैं, क्रोधित होते हैं। बाद में घर पे भी उसके पिताजी कहता है, बच्चा जो है वह सब मूर्ख है, किसी के सामने उनके शब्द ही नहीं निकलते। इस तरह सारा का सारा क्रांतिकारी शेखर का जो बचपन है वह बचपन से ही क्रांतिकारी बने रहे हैं। साथ ही साथ जो सच्चिदानंद हिरानंद बादशाह ने इस उपन्यास में सुंदर से शेखर का बचपन निरूपण किया गया है। तो अब आपको जो स्वाध्याय है क्रांतिकारी शेखर का जो बचपन का जो स्वाध्याय है वो अपने नोटबुक में आप सभी को उसके उत्तर पाठ्य पुस्तक के माध्यम से आपको लिखने हैं, सभी के उत्तर आपको लिखने हैं। अस्तु।